गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे बच्चों। सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। हमें क्रियाकलाप 3 पढ़ना था, है ना। यह क्रियाकलाप आप 5 से 6 विद्यार्थियों के समूह में भी कर सकते हैं। तो यह क्रियाकलाप को बच्चों हम 5 से 6 विद्यार्थियों के स्टूडेंट के समूह में हम कर सकते हैं। ग्रुप बना लेंगे 4-5 स्टूडेंट के, और 4-5 स्टूडेंट से हम ग्रुप बनाकर अलग अलग समूह में हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है। आवश्यक सामग्री में हम क्या क्या लेंगे बच्चों। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कवकों में वृद्धि करने के लिए कैसी परिस्थितियाँ चाहिए, है ना। आप सभी जानते हैं कवक किसे कहते हैं, जो फफूंद लग जाता है ना, उन्हें हम कवक कहते हैं। तो कवक किन परिस्थिति में अधिक वृद्धि करते हैं, हम उसे जानने के लिए ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 5 से 6 विद्यार्थियों का, और यह क्रियाकलाप करके देखेंगे। तो इसमें हम आवश्यक सामग्री लेंगे बच्चों। पॉलीथीन की 10 छोटी छोटी थैलियाँ लेंगे, मोमबत्ती और माचिस भी लेंगे, ब्रेड लेंगे, है ना। ब्रेड को और क्या कहा जाता है बच्चों, डबल रोटी कहा जाता है। एक ब्रेड स्लाइस के 10 टुकड़े करें, है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों, एक ब्रेड जो स्लाइस के पतले टुकड़े होते हैं, हमें उसे 10 टुकड़े ले लेने हैं, और प्रत्येक पॉलीथीन की थैली में एक एक ब्रेड का टुकड़ा नीचे दी गई सारणी के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में रखेंगे, है ना। ध्यान रहे जिन टुकड़ों को सूखा रखा जाना है वे अच्छी तरह सुखाए गए हों। जिन थैलियों को बंद रखना हो उन्हें मोमबत्ती की लौ पर गर्म कर बंद करें। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान रहे जिन टुकड़ों को, है ना, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों को हमें सूखा रखा जाना है वे अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। ठीक है, और जो ब्रेड की जिन थैलियों को हमें बंद रखना है, ठीक है, खुला रखने वाला जो थैली खुला रहेगा उसका ब्रेड सूखा होना चाहिए, और जिस थैली को हमें बंद रखना है उसे हम क्या करेंगे, मोमबत्ती की सहायता से लौ पर हम गर्म कर लेंगे और बंद कर लेंगे। सभी थैलियों को 5 से 7 दिनों तक उसी परिस्थिति में रहने दें, फिर अवलोकन करें। तो बच्चों, हम जितने भी टुकड़े 10 पॉलीथीन में हम रखे हैं, ठीक है, उन्हें हमें कितने दिनों के बाद देखना है, अवलोकन करना है, 5 से 7 दिनों के बाद। ठीक है, अब नीचे दी गई सारणी को कॉपी में बनाकर अपने अवलोकन नोट करें। अब आप लोग यहाँ पर सारणी देख रहे होंगे, सारणी 8.1, जिसमें विशेष परिस्थितियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर दी हुई है कवक में वृद्धि, अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, है ना। तो किन परिस्थिति में बच्चों सबसे अधिक कवक लगती है, यानी कि फफूंद लगता है ना, यानी कि फफूंद वृद्धि करते हैं। किन परिस्थितियों में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, किन परिस्थितियों में कम करते हैं, और किन परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं करते हैं, हम उनके बारे में अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो जब हम ब्रेड को इन विभिन्न परिस्थितियों में रखते हैं, जैसे कि ब्रेड का सूखा टुकड़ा लेते हैं, उन्हें खुला और प्रकाश में रखते हैं, है ना बच्चों। जब हम ब्रेड को सूखा और खुला प्रकाश में रखते हैं तो आप देखेंगे 5 से 7 दिनों के बाद देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कवक में वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कवक में वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है। हम ब्रेड का सूखा टुकड़ा लिए हैं, खुला रखे हैं और अंधेरे में रखे हैं। ठीक है, तो अंधेरे में भी हम रखे हैं तो क्या होगा, उनमें भी वो, क्योंकि क्या है, ब्रेड सूखा है ना। और कवक को वृद्धि करने के लिए कौन सी क्या चाहिए, नमी चाहिए, है ना। यानी कि गीला होता तो उसमें लग सकता, पर क्या है, ब्रेड का ये सूखा टुकड़ा है, खुला में है ना, वो सूख चुका है, तो कवक वृद्धि नहीं करेंगे। इस स्थिति में ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और प्रकाश में भी होगा तो भी क्या होगा, उनमें वृद्धि नहीं होगी। पर ब्रेड का सूखा टुकड़ा बंद और अंधेरे में होता है तो भी नहीं होता। पर क्या होता है, ब्रेड का जो गीला टुकड़ा है बच्चों, खुला और प्रकाश में रहेगा। ठीक है, तो इनमें भी वृद्धि की जो संभावना है ये क्या होती है, कम होती है। और जो ब्रेड का गीला टुकड़ा खुला और अंधेरे में होगा तो इनमें वृद्धि की जो फफूंद की वृद्धि है वो होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारा ब्रेड गीला भी है ना, और खुला में है और अंधेरे में है। ठीक है, तो इनमें
जो वृद्धि होगी, ठीक है, फफूंद वृद्धि करेंगे। ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और प्रकाश में हो तो क्या होगा, वो बंद है और प्रकाश में है, तो देखो इस स्थिति में कम वृद्धि करते हैं, ठीक है। ब्रेड का गीला टुकड़ा बंद और अंधेरे में हो तो क्या होगा, इसमें अधिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थ के साथ खुली थैली में हो तो भी ये कवक वृद्धि करेंगे, और ब्रेड का टुकड़ा कवक लगे पदार्थ के साथ बंद थैली में हो, ठीक है, तो ये और अधिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो हम इससे अवलोकन के पश्चात जान जाते हैं बच्चों कि क्या होता है। हमें पता चल जाता है कि जो ब्रेड का सूखा टुकड़ा होता है, सूखा टुकड़ा होने के कारण उन नमी नहीं पाते हैं और कवक वृद्धि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पर जहाँ पर ब्रेड गीला होता है, क्योंकि उन्हें नमी चाहिए वृद्धि करने के लिए, गीला होता है और खुला में रखा हो या फिर बंद रखा हो, ठीक है, अंधेरे में हो तो और अधिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि कवक लगे पदार्थ के साथ हो तो और अधिक वृद्धि करते हैं वो, है ना। सभी जो लगे साथ में जितने और पदार्थ हैं उनमें भी कवक फैल जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सूखा ब्रेड होता है उनमें कवक वृद्धि नहीं करते हैं, पर जो गीला ब्रेड का टुकड़ा होता है उनमें वृद्धि करते हैं कवक, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी कॉपी में उपरोक्त सारणी के आधार पर कवकों की वृद्धि के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं, लिखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कवकों में वृद्धि के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ अधिक आवश्यक हैं, ठीक है। आपने सुना या देखा होगा कि इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि बनाने के लिए पहले आटे के घोल में तथा डबल रोटी आदि के आटे में एक विशेष पदार्थ यीस्ट मिलाया जाता है ना, जिसे हम खमीर या फिर किण्व के नाम से जानते हैं। खमीर एक कोशिक मृतोपजीवी कवक है जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है ना। कवक कहाँ कहाँ उपस्थित होता है बच्चों, ये जो खमीर एक कोशिक मृतोपजीवी कवक है, ठीक है। ये भी क्या है, कवक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मृदा यानी कि मिट्टी होता है बच्चों, ठीक है। मृदा में मिट्टी में पाया जाता है एवं वायु में पाया जाता है, ठीक है। ये उपस्थित होते हैं और इन्हें शुष्क अवस्था में पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है, ठीक है। इन्हें हम जो खमीर है इसे हम कैसे रख सकते हैं, 4 सालों तक रख सकते हैं, पर शुष्क अवस्था में, ठीक है। पाउडर अथवा गोली के रूप में हम इसे 4 सालों तक यानी कि 4 वर्षों तक रखा जा सकता है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है ना बच्चों। जो यीस्ट होता है, खमीर होता है, वो बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। कभी कभी यीस्ट न डालने पर भी इडली डोसे के मिश्रण को कुछ घंटों के लिए रख देने से मिश्रण फूल जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, यीस्ट नहीं भी डालते हैं हम इडली या फिर डोसे में, है ना। तो जो इडली डोसे के मिश्रण होते हैं उन्हें हमें कुछ घंटों के लिए रख देंगे तो वो मिश्रण क्या होता है, फूल जाता है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो इडली डोसे और डबल रोटी को आटा तैयार करने के लिए उसमें यीस्ट या खमीर मिलाना क्यों आवश्यक होता है। कभी कभी यीस्ट न डालने पर भी मिश्रण क्यों फूल जाता है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ सभी कवक परजीवी या फिर मृतोपजीवी होते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, जिस प्रकार से पेड़ पौधे है ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वे भोजन बनाते हैं। पर जो ये कवक है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे वे अपना भोजन लेते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, है ना। परजीवी या फिर हम इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। सोचिए ऐसा क्यों है। अपने शिक्षक से चर्चा करें और इसका कारण अपनी कॉपी में लिखें।
तो बच्चों आप सभी जान चुके होंगे कि ये जो कवक होते हैं ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से ये ग्रीन भी नहीं होते, ग्रीन कलर के भी नहीं दिखाई देते हैं, है ना। और क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल का अभाव होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं करते हैं और ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये परजीवी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। जब आप रोटी, पूड़ी, पराठा या ब्रेड खाते हैं तब इन सब में ब्रेड अधिक स्पंजी और मुलायम लगती है। आइए देखें इसका क्या कारण है। तो बच्चों हम जब ब्रेड खाते हैं तो आप सभी को पता है कि कितना स्पंजी होता है ब्रेड, है ना, कितना मुलायम होता है। तो ये क्यों होता है, इसका मुलायम होने का कारण क्या है, हम इन्हें एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। और आप सभी जानते हैं बच्चों, हम जब रोटी को पकाते हैं और जब फुलाते हैं तो वो कितना अच्छा से फूलता है, पूड़ी भी फूलता है ना, ये पराठा वगैरह फूलता है। तो किस कारण से फूलता है ना। और जो ब्रेड होता है वो अधिक मुलायम और स्पंजी क्यों होता है, इसके बारे में हम एक अवलोकन करके देखेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं एक क्रियाकलाप में हम क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री में हम एक आधा कटोरी आटा लेंगे, खमीर यानी कि ईस्ट लेंगे, 2 परखनलियाँ लेंगे। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये 2 परखनली है, ठीक है। और हम आधा कटोरी आटा ले लिए हैं, ईस्ट ले लिए हैं, हल्का गुनगुना पानी लिए हैं, 2 कटोरियाँ या फिर प्लेट आधा चम्मच शक्कर लिए हैं, है ना। कटोरी ले लो या फिर प्लेट ले लीजिए, और आधा चम्मच शक्कर लेना है और रुई लेना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम हाथ अच्छी तरह धो लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ अच्छी तरह धोना है और आटे को 2 कटोरियों में आधा आधा लेना है, ठीक है। हमें आटों को 2 कटोरियों में लेना है आधा आधा। अब दोनों में एक एक चम्मच ईस्ट डालेंगे और दोनों कटोरियों को क और ख नाम देंगे, है ना। एक कटोरी को हम क नाम दे दिए, एक कटोरी को हम ख नाम दे देंगे। अब कटोरी क में आधा चम्मच शक्कर डालें, पहले ख तथा बाद में क कटोरी के आधे को गुनगुने पानी से गूंथ कर मुलायम गोली बना लें, ठीक है। दोनों गोलियों को 2 अलग अलग परखनलियों के पेंदे में डालकर निशान भी लगा लें। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों किस प्रकार से हम 2 गोलियां बना लिए हैं, अलग अलग परखनली में भी हमने डाल दिया है ना। ये आटों की गोलियां हैं और हम क्या किए हैं बच्चों, इसमें एक कटोरी को ख नाम दिए हैं, एक कटोरी को क नाम दिए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एक क में आधा चम्मच हम क्या डाले हैं बच्चों, शक्कर डाले हैं, और पहले ख तथा बाद में हम क कटोरी के आधे को गुनगुने पानी से हम क्या कर लिए, गूंथ लिए हैं, है ना। गूंथने के बाद मुलायम गोली हमें बना लिए हैं हम, और दोनों गोलियों को अलग अलग परखनलियों में पेंदे में डालकर निशान भी लगा लिए हैं। और चित्र 8.6 हम देखेंगे, कटोरियों के अनुसार परखनलियों पर भी क और ख नाम लिख कर चिपका दें, ठीक है। प्रति 10 मिनट बाद अवलोकन कर दोनों परखनलियों में आधे के गोले की ऊंचाई के अनुसार निशान लगा लें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आटे की गोलियों, और यहाँ पर हम क्या किए हैं, रुई से हम इसे बंद कर दिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, अब निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। किन परखनली में आटा अधिक फूलकर ऊपर उठा, इसका क्या कारण हो सकता है। सेकेंड है, कटोरी क में शक्कर डालने से आटे की गोली के फूलने पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो हम देखते हैं बच्चों, एक परखनली का नाम क है, एक परखनली का नाम ख है, ठीक है। क वाले परखनली में हम क्या डाले हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए, क वाले परखनली में हम जो आटा लिए थे उस आटे में हम आधा चम्मच शक्कर डाले हैं, ठीक है, जिसके कारण से अधिक फूला हुआ है। थर्ड नंबर देखेंगे, ईस्ट को वृद्धि करने के लिए, है ना, यानी कि ईस्ट को
वृद्धि करने के लिए एक प्रकार का इष्ट क्या है बच्चों? कवक है। तो इष्ट को वृद्धि करने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो बच्चों होती है ना। 4th नंबर देखेंगे हम, गोली को फुलाने वाली हवा कहाँ से आई? है ना, गोली को फुलाने वाली हवा कहाँ से आई? इष्ट सजीव है। क्या है? इष्ट सजीव है, इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये सजीव है यानी कि ये जीवित रहते हैं। जैसे जीव जंतु, मनुष्य सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, उसी प्रकार से जो ये कवक हैं ये भी सजीव हैं और इन्हें इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड आदि के आटे का घोल तैयार किया जाता है। प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड आधे घंटे में फंस जाती है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो ये क नंबर का आटा है किस लिए अधिक फूल गया है ना, क्योंकि इनमें शक्कर की मात्रा है और शक्कर की मात्रा को क्या करते हैं, जो इष्ट हैं वो सजीव होते हैं, शक्कर के द्वारा वो क्या करते हैं, जो शर्करा होती है उसे तोड़ने के बाद ऊर्जा प्राप्त करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया से क्या क्या बनाया जाता है? इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड, ये सभी का घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 6 देखेंगे बच्चों, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में 6 परखनलियाँ लेंगे। 6 परखनलियाँ, परखनली स्टैंड, 3 फुग्गे लेंगे, इस्ट लेंगे, शक्कर लेंगे, गुड़ लेंगे, फिनोलेप्थिलीन का क्षारीय घोल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या क्या लिए हैं बच्चों? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परखनलियाँ लिए हैं हम, है ना, गुब्बारा लिए हैं और हम स्टैंड लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 परखनलियों पर क्रमशः क, ख, ग लिखकर चिपका दें। तो हम यहाँ पर क, ख, ग लिखकर चिपका दिए हैं, आप सभी देख रहे हैं। और तीनों को पानी से थोड़ा भरें। इन तीनों में पानी भर दिया गया है। परखनली क और ख के पानी में क्रमशः 2-2 चम्मच शक्कर और गुड़ का छोटा टुकड़ा डालें। तो हमें किस में डालना है बच्चों? क और ख नंबर, यानी कि इसमें और इसमें, है ना। क और ख में हमें 2-2 चम्मच शक्कर डालना है, गुड़ का भी छोटा टुकड़ा डालना है। अब परखनली क में 1 चम्मच इस्ट मिलाएं, है ना। क में हमें क्या करना है? 1 चम्मच इस्ट मिलाना है और चित्र 8.7 तीनों परखनलियों के मुंह पर एक एक फुग्गा यानी कि गुब्बारा कसकर बांधें। तो आप सभी देख रहे हैं फुग्गा कसकर यहाँ बांधा हुआ है परखनली के मुंह पर। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक फुग्गे को बांधने के पूर्व यानी कि बांधने से पहले 2-3 बार फुलाकर नरम अवश्य कर लें। तो जो गुब्बारा है बच्चों, उसको हमें उससे बांधने से पूर्व क्या करना है? 2-3 बार फुलाकर उस फुग्गे को मुलायम कर लेना है ना। उसके बाद क्या करना है? परखनलियों को स्टैंड की सहायता से किसी गर्म स्थान पर रखें। तो इन जो परखनलियाँ हैं इन्हें हमें गर्म स्थान पर रखना है जहाँ धूप ना आए, है ना। और हमें 3-4 दिनों तक रोज अवलोकन करें। जिस दिन कोई फुग्गा फूला हुआ दिखाई दे उस दिन आगे का प्रयोग करें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक किस परखनली का फुग्गा फूला, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आप सभी देख सकते हैं सबसे अधिक जो फुग्गा फूला हुआ है हमें क नंबर की परखनली वाला दिखाई दे रहा है, उसके बाद ख नंबर के, है ना। और हम जानते हैं क और ख में हम क्या क्या डाले हैं बच्चों?
गुड़ डाले हुए हैं, गुड़ का टुकड़ा डाले हुए हैं, शक्कर डाले हुए हैं, है ना, और इष्ट मिलाए हुए हैं, और इसमें ग में हम नहीं डाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक किस परख नली का फुग्गा फूला, तो आप सभी बता सकते हैं क का। इसका क्या कारण हो सकता है? किस परख नली का फुग्गा कम फूला, तो हम बता सकते हैं ख का कम फूला, और संभावित कारण लिखें। थर्ड का है किस परख नली के फुग्गे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फोर्थ है किस प्रक्रिया का इस प्रक्रिया का नाम क्या है। यह प्रक्रिया आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, बच्चों सबसे अधिक जो गुब्बारा है वो क नंबर का फूला है। क्यों फूला है? क्योंकि हम क नंबर में इष्ट मिलाए हुए हैं, है ना। दोनों में हम शक्कर डाले हुए हैं, क में भी ख में भी गुड़ भी डाले हुए हैं, पर इष्ट हम किस में डाले हैं, यानी कि कवक हमने किस में डाला हुआ है, क में डाला हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि इष्ट जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। वो क्या करता है? शर्करा की मात्रा को तोड़ता है, जो गुड़ डाला हुआ है उसे वो अपने भोजन के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, जिस वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है बच्चों? किण्वन कहलाती है ना, जिसके वजह से ये गुब्बारा अधिक फूला हुआ है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अब परख नली क में 1 चम्मच इष्ट मिलाएं, तो क में 1 चम्मच इष्ट मिलाया हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ, यह क नंबर का गुब्बारा अत्यधिक फूला हुआ है और ख नंबर का गुब्बारा कम फूला हुआ है, और ग में कुछ भी नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से यहाँ का गुब्बारा नहीं फूला हुआ है। ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो हम देखते हैं बच्चों। अब हमें पता लगाना है कि फुग्गों में कौन सी गैस भरी है। बच्चों हम इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं, है ना, किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमें पता लगाना है कि फुग्गों में कौन सी गैस भरी है। 3 अन्य परख नलियों में 1/4 भाग में छारिए। क्या करना है? हमें पता लगाना है कि तीनों परख नली में कौन सी गैस भरी है ना, यानी कि फुग्गों में कौन सी गैस भरी हुई है उसे पता लगाना है। 3 अन्य परख नलियों में 1/4 भाग में हमें क्षारीय फिनोलेप्थिलीन की विलयन लेना है। परख नली क ख ग पर बंधे फुग्गों को इस प्रकार निकाल कर बांधे कि उसमें भरी गैस बाहर ना निकले। इन्हें फिनोलेप्थिलीन वाली परख नलियों के मुंह पर सावधानीपूर्वक बांधें और परख नलियों को हिलाएं। कॉपी में नोट करें कि किस किस परख नली के क्षारीय फिनोलेप्थिलीन विलयन के रंग में परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब और बियर, सिरका आदि बनाया जाता है ना बच्चों। जो शराब बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है, ये सभी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। कवकों के अन्य लाभ भी हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाला कुकुरमुत्ता या मशरूम, जिसे कुम्भी फूटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारे आसपास क्या क्या पाया जाता है बच्चों? कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम के नाम से हम जो जानते हैं, और जिसे कुम्भी भी कहते हैं। ठीक है, कुम्भी, खुम्भी और फूटू के नाम से भी जाना जाता है। एक कवक ही है। इसमें खनिज व प्रोटीन अधिक मात्रा में होने के कारण यह पौष्टिक भोजन है ना। जैसे एक कवक क्या होता है बच्चों? हार्मफुल होता है, यानी कि हमारे लिए खतरनाक होता है। जो ब्रेड में जो लगा होता है फफूंद बच्चों, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और एक कवक होता है जिसे हम खुम्भी के नाम से जानते हैं, फूटू के नाम से जानते हैं, है ना। ये कौन से कवक होते हैं? इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और यह एक पौष्टिक भोजन है ना, भोजन के रूप में आप सभी जानते हैं। कई दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन आदि अन्य कवकों से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, जो पेनिसिलिन की दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो अन्य कवकों से बनाई जाती हैं। आप सभी पेनिसिलिन की दवाइयाँ देख चुके हैं बच्चों, जो जब किसी को आँख की प्रॉब्लम होती है, आँख में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जब हम मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल दुकान पे, तो वो एक पेनिसिलिन बोलने से वो छोटा सा दवाई देते हैं, छोटे छोटे रूप में होते हैं। ठीक है, उन्हें हम पेनिसिलिन या फिर पिचकी या फिर पिचपिचिया इस
प्रकार से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन बोलने से मेडिसिन वाला जो आँखों में आँख जैसे सबको फैलता है, उसमें डालने से क्या होता है, बहुत अधिक ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पेनिसिलिन की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, कवकों के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी जान चुके हैं कि कवक कितना अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, प्रोटीन होता है और प्लस इससे दवाई भी बनाया जाता है। कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं जो नम मौसम में विभिन्न वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देते हैं, है ना बच्चों। हम ब्रेड वाले में देखें, जो कवक होते हैं उन्हें वृद्धि करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से जो नम मौसम होते हैं उनमें वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देते हैं, वे कवक क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कुछ कवक पौधों और जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में होने वाले त्वचा के रोग, दांत के बारे में आपने सुना होगा, है ना। दाद होता है ना, आप सभी जानते हैं। जो दाद होता है ये भी किन कारणों से होता है, ये कवक के कारण से ही होता है। तो दाद के बारे में आपने सुना होगा, यह कवक के कारण ही होता है। कवक और आलू, यहाँ पर हम कवक और आलू के बारे में पढ़ेंगे। कवक फसलों को भी नष्ट कर देते हैं, है ना। जो कवक हैं ये फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं सदी में आयरलैंड में एक बार आलू की फसल को जब परजीवी कवक ने नष्ट कर दिया, तब वहाँ अकाल पड़ गया, क्योंकि आयरिश लोगों को मुख्य भोजन, जो आयरिश लोग होते हैं बच्चों, उनका मुख्य भोजन क्या होता है, आलू होता है। इस अकाल के कारण अनेक लोग भूख से मर गए थे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो आयरलैंड होते हैं, आयरलैंड में एक बार आलू की फसल लगाया गया था। उस जितने भी आलू के फसल हैं उन्हें किसने नष्ट कर दिया, कवक ने। कवक के वजह से पूरे आलू के फसल नष्ट हो गए थे, जिसके वजह से वहाँ भूखमरी भी हो गई थी और भूख के वजह से काफ़ी लोग डेथ कर गए थे, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों 8.4.3 प्रोटोजोआ, है ना। यहाँ पर कुछ सामान्य प्रोटोजोआ के डायग्राम्स दिए गए हैं। आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों आप सभी पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, चित्र 8.8 ये सभी आसानी से मिलने वाले एक कोशिक प्रोटोजोआ हैं। इस समूह के जीव पानी, पौधों और पशुओं के शरीर एवं मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनकी सहायता से ये पानी में चलते फिरते हैं, है ना। क्या होता है, जो पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, इनमें एक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक धागेनुमा संरचना पाया जा रहा है ना। और ये जो पैरामीशियम जैसी संरचना है, पैरामीशियम है, इसमें एक आपको यहाँ पर सिलिया दिखाई दे रहा होगा, इसे सिलिया कहा जाता है, जिसके वजह से ये पानी में तैर पाते हैं। ये धागों से तैर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, ये अमीबा है, जो ये अमीबा का ये वाला पार्ट्स जो होता है इसे कुडपात कहते हैं बच्चों, या इंग्लिश में सूडोपोडिया कहा जाता है। इसके वजह से ये विचरण कर पाते हैं पानी में, ये तैर पाते हैं, चल पाते हैं, है ना। और इसी के द्वारा ये भोजन भी प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, कुछ प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक धागे जैसी रचनाएं होती हैं, जिसकी सहायता से ये पानी में चलते फिरते हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम, चित्र 8.9 क, यहाँ पर आप लोग देखेंगे चित्र 8.9 क में ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ये संरचना है ना। तो नामक प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं और रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इन रोगाणु को पहुंचाने का कार्य करते हैं।
जो हमारे मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर होते हैं बच्चों, है ना, मलेरिया रोग जो फैलाते हैं वो कौन से मच्छर होते हैं? एनाफ्लीज मच्छर के वजह से होता है। पर क्या होता है, जो मलेरिया के रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के वाहक होते हैं, जिनसे क्या होता है, रोगी व्यक्ति से जो स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति होते हैं उनके शरीर तक रोगाणु को पहुंचाने का कार्य करते हैं ये एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो आप सभी जान गए होंगे बच्चों कि ये वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को पहुंचाने का कार्य वाहक कहलाता है ना। तो ये प्रोटोजुआ के वाहक होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रोटोजुआ भी मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा। चित्र 8.9 का ख नंबर। एंट अमीबा जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोटोजुआ भी मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। इनसे होने वाला एक सामान्य रोग क्या कौन सा होता है? पेचिस होता है। ठीक है बच्चों, हम 8.4 जीवाणु के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आज का आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जिसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने हैं। यदि पानी की टंकी 1 महीने से साफ नहीं हुई हो तो बताइए टंकी के पानी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? उनका नाम लिखना है आप सभी को और बताना है। ठीक है, और आप सभी को बताना है कि वर्षा के मौसम में चमड़े के बने जूतों पर फफूंद क्यों लगती है? ये 2 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, ये आप सभी का होमवर्क है। बाय बाय, टेक केयर।